हमारा आज का लेक्चर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का ये चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। और इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है और ये जो लेक्चर है ये नए सिलेबस के एन मुताबिक है। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर पे। तो सबसे पहले समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है। देखिए ये जो लफ्ज़ है ना बायोडाइवर्सिटी, इसमें दो लफ्ज़ आते हैं। एक है बायो, बायो का मानी होता है लाइफ या जिंदगी, डाइवर्सिटी का मानी होता है अनवाओ इकसाम। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि हमारे इर्द गिर्द जो जिंदा चीज़ों की बेशुमार अनवाओ इकसाम हैं वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती हैं। और क्लासिफिकेशन से मुराद होती है ग्रुपिंग या दर्जाबंदी। तो बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन का लफ्ज़ी मानी ये हुआ कि हमारे इर्द गिर्द ये जो बेशुमार जिंदा चीज़ों की इकसाम हैं उनकी दर्जाबंदी या क्लासिफिकेशन, और उन इकसाम को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन, ये बायोलॉजी के अंदर इंतहाई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी। तो ये बुनियादी नज़रियात हैं बायोलॉजी के जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इंसाइट मिलती है। इंसाइट का मतलब होता है हमें समझ बूझ मिलती है। और किन चीज़ों की हमें समझ बूझ मिलती है? हमें पता चलता है वास्ट एरे ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। वास्ट का मानी होता है बहुत ज़्यादा, एरे का मानी होता है तरतीब। तो ये जो हमारा प्लैनेट अर्थ है उस पे ये जो बेशुमार जिंदा चीज़ें हैं इनकी एक हमें तरतीब समझ में आ जाती है, ठीक है। और दूसरी जो हमें बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन से चीज़ समझ में आती है वो ये आती है कि इन जिंदा चीज़ों के बारे के दरमियान में जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उनके बीच में जो इर्तकाई ताल्लुक है वो हमें समझ आता है। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन बायोलॉजी में इंतहाई बुनियादी नज़रियात हैं जिनकी मदद से हमें अपने प्लैनेट अर्थ के ऊपर या ज़मीन के ऊपर जो अनवॉ इकसाम की ज़िंदगी है, एक तो उनकी तरतीब समझ में आ जाती है और दूसरा उन रंग बिरंगे किस्म के जानदारों में जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है या जो इर्तकाई ताल्लुक है कि वो कैसे कैसे बने हैं वो भी हमें समझ में आ जाता है। अच्छा, अब ये जो इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है ये कैसे है? देखिए ये जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, जो हमारी ज़मीन है, एक अंदाज़े के मुताबिक हमारे इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर 5 मिलियन से लेके 30 मिलियन तक ज़िंदा चीज़ें या स्पीशीज़ की इकसाम जो हैं वो मौजूद हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इकसाम हैं, इनको एक साथ स्टडी करना नामुमकिन है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि इनकी हमने ग्रुपिंग कर दी है या हमने इनकी क्लासिफिकेशन कर दी है और एक जैसे जानदारों का हमने एक ग्रुप बना दिया है ताकि हम इनको आसानी से स्टडी कर सकें। तो इसीलिए जो बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन है हमें इस सब्जेक्ट को इकट्ठा देखना पड़ता है बायोलॉजी में, और ये बायोलॉजी के इंतहाई अहम नज़रियात हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर शुरू होता है इसका नाम है 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आगाज में सबसे पहले जिक्र है एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट का। देखिए इकोलॉजिस्ट एक ऐसा साइंसदान होता है जो किसी भी जानदार का ताल्लुक उसके माहौल से पड़ता है। जैसा कि अगर आप देखें मछलियाँ या फिश पानी में रहती है। अब वो मछली जिस माहौल में रहती है उसका जो पानी है वो उसका माहौल है, उसका जो भी पानी के साथ ताल्लुक है कि वो उसमें कैसे सांस लेती है, कैसे अपनी खुराक लेती है, ये जो ताल्लुक है ये इकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। तो एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट विटेकर। इन्होंने 1969 में हमें 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं वो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये जो हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें हमारे पास 5 किंगडम है। पहला है जी किंगडम मुनेरा, दूसरा है किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा है किंगडम फंजाई, चौथा है किंगडम प्लांटी और पांचवा है किंगडम एनिमेलिया।
अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है या 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें सबसे पहला किंगडम है किंगडम मुनेरा। किंगडम मुनेरा के जितने भी मेंबर्स होते हैं, तमाम के तमाम मुनेरा के मेंबर्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक जानदार होते हैं, ये कौन से होते हैं? ये जो लफ्ज़ है ना प्रोकैरियोटिक, ये लफ्ज़ बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज या यूनानी ज़बान से लिया गया है। यूनानी ज़बान या ग्रीक लैंग्वेज में 2 लफ्ज़ थे। एक था प्रो का मानी होता है बिफोर यानी कि पहले, और ये जो कैरियोटिक का लफ्ज़ हमें नज़र आता है, ये कैरियोटिक का लफ्ज़ यूनानी लफ्ज़ कैरियन से निकला है। कैरियन का मानी होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक का लफ्ज़ी मतलब हुआ न्यूक्लियस से पहले या बिफोर न्यूक्लियस। अब जितने भी हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ये इंतहाई कदीम सेल्स हैं। ये वो सेल्स हैं जो जब बने थे तब न्यूक्लियस नहीं बना था। तो जितने भी हमारे पास प्रोकैरियोटिक जानदार होते हैं, ये वो जानदार होते हैं जिनके पास किसी भी किस्म का कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। अब बात ये है कि ये जो हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें किंगडम मुनेरा के तो तमाम के तमाम मेंबर्स प्रोकैरियोटिक हैं, यानी कि ये वो जानदार हैं जो तब बने थे जब अभी न्यूक्लियस नहीं बना था। इनमें से किसी के पास भी कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। इसके बरक्स अगर हम देखें तो जो हमारे पास बाकी दोनों किस्म के किंगडम्स हैं, इनमें है किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। ये तमाम के तमाम जो हमारे पास किंगडम्स हैं, ये यूकैरियोट्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो यूकैरियोट्स होते हैं, ये कौन होते हैं? तो बात ये है कि ये जो यूकैरियोटिक का लफ्ज़ है, ये भी ग्रीक लैंग्वेज या यूनानी ज़बान से लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज में 2 लफ्ज़ थे, एक था यू जिसका मानी है ट्रू, एक है कैरियन जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है कैरियोटिक के लिए। तो कैरियोटिक का लफ्ज़ कैरियन से निकला है जिसका मानी होता है न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक का लफ्ज़ी मानी हुआ ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि यूकैरियोटिक जानदार एक ऐसे जानदार होते हैं जो ट्रू न्यूक्लियस कंटेन करते हैं, असली न्यूक्लियस कंटेन करते हैं। हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, वो हम तो बिल्कुल सही मानते हैं, लेकिन 1990 में एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट सामने आए। देखिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होता है ना, वो एक ऐसा साइंसदान होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करता है। तो एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट सामने आए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते थे, जैसा कि वायरस, बैक्टीरिया वगैरह। इनका नाम है कैरल वूज। कैरल वूज ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक जानदार होते हैं ना, ये सारे के सारे एक जैसे नहीं हैं, बल्कि ये 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। एक है आर्किया और दूसरा है बैक्टीरिया। तो कैरल वूज ने प्रोकैरियोट्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। अब कैरल वूज जो हैं, उन्होंने तमाम की तमाम जिंदा चीज़ों को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में तकसीम कर दिया है। ठीक है, कौन कौन सी 3 डोमेन्स हैं? यानी कि तमाम जिंदा चीज़ें 3 डोमेन से ताल्लुक रखती हैं अकॉर्डिंग टू द कैरल वूज। एक है डोमेन आर्किया, दूसरा है डोमेन बैक्टीरिया और तीसरा है डोमेन यूकेरिया। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 डोमेन्स बन गए, यानी कि जिंदा चीज़ें 3 किस्म के डोमेन से ताल्लुक रखती हैं, जिसमें पहले जो 2 डोमेन्स हैं वो है आर्किया और बैक्टीरिया। ये दोनों के दोनों डोमेन्स के जानदार प्रोकैरियोट्स हैं, यानी कि इनके पास किसी भी किस्म का कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। अगरचे ये दोनों डोमेन्स के जानदार प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा जो फीचर्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब इसकी क्या वजह है? इसके बारे में कहा जाता है कि असल में ज़माने कदीम में या जब ज़िंदगी ज़मीन पर शुरू हुई थी, तब एक बहुत ही सादा जानदार मौजूद था जिसको हम यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर के नाम से
बयान कर रही हैं। कॉमन एंसेस्टर यानी कि तमाम के तमाम जानदारों का जो बेसिक आगाज हुआ था वो किसी एक जानदार से हुआ था। चूंकि वो इन सबका आप समझे कि बुजुर्ग था, तो इसीलिए हम इनको कॉमन एंसेस्टर कहते हैं। अब इस कॉमन एंसेस्टर से जो क्या हुआ कि बिल्कुल स्टार्ट में ही दो डोमेन्स जो हैं वो अलहदा हो गए। एक था डोमेन बैक्टीरिया और दूसरा था डोमेन आर्किया। अब ये दोनों बिल्कुल स्टार्ट में एक दूसरे से अलहदा हुए, तो दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस जो हैं वो बनते गए उनकी डेवलपमेंट के दौरान। ठीक है, अच्छा, तो इसीलिए बैक्टीरिया वाले आर्किया से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। अब बात ये है कि ये तो एक दूसरे से डिफरेंट हो गए, ये दोनों डोमेन्स एक दूसरे से डिफरेंट हो गए, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो आर्किया है इससे आगे ये जो लाइन जा रही है सीधी, ये डोमेन यूकेरिया की तरफ जा रही है। तो कहने का मकसद ये है कि आर्किया से ही यूकेरिया वाले जो हैं वो बने थे इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, जबकि आर्किया बैक्टीरिया से डिफरेंट है क्योंकि बिल्कुल आगाज में ये दोनों डोमेन्स एक दूसरे से अलहदा हो गए थे, लेकिन आर्किया से यूकेरिया वाले जो हैं वो बने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमें एक ट्री मिलता है या हमें ये जो डायग्राम मिलती है, इससे हमें बेसिकली इन तीनों डोमेन्स के बारे में एक जो रिलेशनशिप है वो पता चलता है। रिलेशनशिप बहुत सिंपल है, एक सादा जानदार से दो अलग-अलग ग्रुप्स बने, एक था डोमेन बैक्टीरिया, दूसरा था डोमेन आर्किया, और फिर डोमेन आर्किया से ही यूकेरिया वाले जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इवॉल्व हुए। अब यहाँ पे एक दफ़ा हम फिर इसको समराइज़ करते हैं। बात ये है कि जो हमारे पास आर्किया और बैक्टीरिया हैं ये प्रोकैरियोट्स हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। ठीक है, और जो आर्किया वाले हैं वो यूकेरिया को बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं या यूकेरियोट्स को बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, क्योंकि असल में यूकेरिया वाले आर्किया से बने हैं। और इसका हमें सबूत मिलता है जब हम मॉलिक्यूलर डाटा स्टडी करते हैं या मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं दोनों डोमेन्स में। मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। और आर्किया और बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस जो हैं वो मौजूद हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो आर्किया है वो बेसिकली बैक्टीरिया से जो है वो मुख्तलिफ है। ठीक है, लेकिन आर्किया यूकेरिया को रिजेंबल करता है क्योंकि यूकेरिया वाले इवॉल्व हुए हैं आर्किया से। ठीक है, और बैक्टीरिया से ये ग्रुप बहुत डोमेन जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है।